Hello students, welcome to you in Apex English classes. I am Mr. Saroj Kumar. I am a teacher of all competitive English for objective and subjective from कंकड़बाग पटना। मैं इस वीडियो में आप लोगों को CGL, CHSL, CPO, स्टेनोग्राफर इत्यादि एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कॉमन एरर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कॉमन एरर सॉल्व कैसे किया जाता है, कॉमन एरर बनाने का सही तरीका क्या है, बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कैसे हम लोगों को सोचना है। इसलिए कि अभी बदलते हुए पैटर्न में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो जो हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर से के स्ट्रक्चर के हिसाब से सही भी होता है, फिर भी वह गलत होता है। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बताऊंगा कि कॉमन एरर कैसे सॉल्व किया जाता है। बैंक का कॉमन एरर, बैंकिंग में जो बैंक के एग्जाम में जो कॉमन एरर आता है और एसएससी के एग्जाम में जो कॉमन एरर आता है, दोनों का ग्रामर तो सेम है, रूल भी सेम है, सिर्फ सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। बैंक में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आता है, बड़े बड़े सेंटेंस रहते हैं, बाकी में सीपीओ में एसएससी में थोड़ा छोटा छोटा सेंटेंस रहता है, मगर ग्रामर तो सेम ही रहता है। तो हम लोग सीखते हैं कि कॉमन एरर कैसे बनाया जाता है, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए, तभी आप सीख पाइएगा कि बनाने का तरीका क्या है। इसमें मैं एक एक चीज वर्ड बाय वर्ड बताते चलूंगा, कहाँ क्या गलती है, कहाँ क्या सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्यों यह सेंटेंस लिखा हुआ है। आजकल पेपर का लाइन पेपर में जो सेंटेंस जिस तरह से लिखा जाता है उस तरह से भी कॉमन एरर में लिखा जाने लगा है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। ध्यान में रखते हुए हम लोग कॉमन एरर सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं कॉमन एरर। द पाथ टू ए पार्ट हो गया। द फेमस चर्च passes, बी पार्ट हो गया, passes through a forest, सी पार्ट हो गया, नो एरर, ये आपका डी पार्ट हो गया। देखिए, इसमें हम लोग सबसे ध्यान देने की क्या बात है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, कहाँ क्या नहीं लिखा हुआ है, और एक एक पार्ट वाइज सीखते चलेंगे। अब देखिए, इस एरर का विशेषता क्या है। हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारा सेंटेंस का निर्माण होता है तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस हम लोग लिखते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में सेंटेंस अभी बहुत कम ही लिखा जा रहा है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब खोजेंगे। सब्जेक्ट जरूर खोजिए, क्योंकि सब्जेक्ट कई रूप में आता है। नाउन के रूप में सब्जेक्ट आता है, प्रोनाउन के रूप में आता है, जिरट के रूप में आता है, इंफिनिटिव के रूप में आता है, फ्रेज के रूप में आता है, क्लोज के रूप में आता है। कई रूप में सब्जेक्ट हमारा आता है, और सब्जेक्ट सेंटेंस में खोजना है सबसे पहले। तो सब्जेक्ट तो जनरली सेंटेंस में शुरू में ही रहता है। तो हमारा सब्जेक्ट द पाथ है, तो द पाथ हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, तो द पाथ सिंगुलर है। तो इसके लिए वर्ब देखिए यहाँ पर है, पासेस थ्रू, पास थ्रू मीन्स क्या होता है, से होकर गुजरना। तो यहाँ पर पासेस में एक पास में एस लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर रहेगा। तो वर्ब अपने मूल रूप में हमेशा प्लूरल होता है, और जब उसमें एस और एस लगाते हैं तब वो वर्ब हमारा सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट कौन सा, वर्ब तो सही है, पास के साथ थ्रू भी होता है, ये तो फ्रेज है। पास थ्रू का मतलब होता है से होकर गुजरना। ठीक है, द पाथ टू द। अब देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ सब्जेक्ट तो लिखे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब यहाँ आया, यहाँ नहीं आया, लेकिन जनरली हमारा यही होता है, यही आता है। तो इस टाइप का सेंटेंस आजकल ज्यादा आप लोग को एग्जाम में लिखा जा रहा है। लग रहा है कि पास के बाद टू आ गया, टू के बाद द फेमस चर्च,
दो नाउन को टू से हम लोग जोड़ दिए, ऐसा स्ट्रक्चर में तो होता नहीं है। तो इस चीज को समझना है हम लोग को कि यहाँ पर पास्ट के बाद टू क्यों आया और सेंटेंस सही भी क्यों है। ठीक है, तो हम लोग का एक होता है यहाँ पर जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग छुपा हुआ है। जीरो रिलेटिव प्रोनाउन। अब जीरो रिलेटिव प्रोनाउन समझ लीजिए क्या होता है। हु, जैसा कि आप जानते हैं कि हु, विच और दैट को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, लेकिन जब सेंटेंस में हु, विच, दैट का लोप हो जाता है, जब सेंटेंस में हु, विच, दैट का लोप हो जाता है और उसका अर्थ वहां से निकलता है, तब उसको हम जीरो रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो सेंटेंस में कैसे समझेंगे कि जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है? तो जिस सेंटेंस में जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग रहता है उसमें दो वर्ब जरूर रहता है। एक वर्ब जो फर्स्ट वर्ब होगा वो आपका लुप्त हो जाता है, हु, विच, दैट के साथ वर्ब भी लुप्त रहता है, लेकिन दूसरा वर्ब जरूर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। अब देखिए इसमें रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया है, हु रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया है। हु के बाद ई जाएगा क्योंकि बॉय का सिंगुलर है, लेकिन जब इस सेंटेंस को हम लोग जीरो रिलेटिव प्रोनाउन से लिखेंगे तो इसका होगा द बॉय प्लेइंग इज माई फ्रेंड। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है आपका। अब देखिए द बॉय सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद V4 यहाँ पर आ गया, तो सब्जेक्ट प्लस V4 किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर में नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस V4 किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर में नहीं होता है, लेकिन जब सेंटेंस में जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट के बाद V4, सब्जेक्ट के बाद V3, सब्जेक्ट के बाद नाउन, सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव, सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन, कुछ भी आपका आएगा। इसमें देखिए हु इज यहाँ पर छुपा हुआ है, ये हु इज यहाँ पर छुप गया, हु तो छुपा, रिलेटिव प्रोनाउन छुपा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी छुपा, लेकिन यहाँ पर एक वर्ब यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैंने वही बोला कि जिस सेंटेंस में जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा उसमें दो वर्ब रहेगा, एक ये वर्ब छुपा रहेगा और दूसरा दिया रहेगा, वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो। तो जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का यही पहचान है। अगर आप लिखते हैं कि द बॉय प्लेइंग इन द फील्ड, द बॉय प्लेइंग इन द फील्ड, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत हो गया। अब देखिए समझना है, सब्जेक्ट के बाद V4 इसमें भी है, सब्जेक्ट के बाद V4 इसमें भी है, दोनों में है, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट के बाद V4 है आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। गौर कीजिए, आगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं है। तो जब दो वर्ब रहेगा तभी जो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। अगर सिंगल रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद V4, सब्जेक्ट के बाद V3, सब्जेक्ट के बाद नाउन प्रोनाउन जो भी आएगा सब आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज को आजकल ये ऐसा सेंटेंस जो रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस खुद एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर यही चीज छुपा हुआ है, द पाथ। अब यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं दैट गोज, द पाथ वह रास्ता, दैट गोज टू द फेमस चर्च, जो फेमस चर्च की ओर जाता है। देखिए यहाँ टू का मतलब क्या होता है, की ओर। तो अब यहाँ पर जीरो रिलेटिव प्रोनाउन जो दिया हुआ है यहाँ पर ऐड क्या करेंगे, दैट गोज, इसलिए कि पाथ क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए विच या दैट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर विच या दैट का प्रयोग आप कर सकते हैं। चूंकि वर्ब प्रेजेंट में है तो इसको भी प्रेजेंट में हम लोग को भेजना पड़ेगा। यही हो गया जीरो रिलेटिव प्रोनाउन, द पाथ दैट गोज टू द फेमस चर्च पासेस थ्रू ए फॉरेस्ट। इसका आंसर में आपका नो एरर, ऑल करेक्ट है, इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी आपका नहीं है। ओके, समझ गए? हम इसको मिटाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग।
ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर, ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर ए पार्ट who came to India, B part was Vasco da Gama, C part Noer D part हो गया। अब देखिए बनाते हैं हम लोग। ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर, एक पहला यूरोपियन नाविक, हु केम। अब देखिए यहाँ पर हु का प्रयोग किया, हु, तो हु क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। रिलेटिव प्रोनाउन कैसे समझेंगे, इसलिए इसके तुरंत बाद वर्ब है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो देखेंगे हु का प्रयोग, रिलेटिव प्रोनाउन में हु का प्रयोग किसके लिए होता है, हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, विच और दैट का प्रयोग वस्तु या जानवर के लिए होता है। हु किसके लिए आया, हु आपने आ गया सेलर के लिए। तो सेलर नाविक, जो नाव चलाता है, दैट इज कॉल्ड सेलर। ये तो व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर हु का प्रयोग आपका सही है। हु केम, केम यहाँ पर V2 हो गया, यानी कि सेंटेंस पास्ट में जाने लगा। तो जो पहला यूरोपियन सेलर, जो यहाँ हु का मतलब कौन भी होता है, हु का मतलब जो भी होता है। तो हु जब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो। तो जो केम टू इंडिया, जो भारत आया था, वाज वास्को डी गामा। देखिए ये भी आपका V2 है, वाज भी क्या है, V2 होता है। आई में जार का V2 क्या होता है, वाज और वेयर होता है। तो यहाँ पर अब देखिए वाज है, तो वाज के लिए सब्जेक्ट कौन होगा, इसके लिए केम के लिए तो सब्जेक्ट कौन होगा, हु हो गया। लेकिन वाज के लिए सब्जेक्ट कौन होगा, तो वाज के पहले तो इंडिया है, चूंकि हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। तो वाज तो यहाँ पर वर्ब है, तो लग रहा है कि इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, नहीं, इंडिया का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए किसके पहले क्या है, प्रीपोजिशन टू है। अगर यहाँ पर टू के बदले में कोई कंजंक्शन होता तो कंजंक्शन से दो सेंटेंस को हम लोग जोड़ते हैं। तो वाज के लिए सब्जेक्ट इंडिया नहीं हुआ, वाज के लिए सब्जेक्ट कौन हुआ, ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर वाज। एक ही सब्जेक्ट से काम चल रहा है, द फर्स्ट यूरोपियन सेलर वाज वास्को डी गामा। अब आप इसको आप लिख सकते हैं, ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर वाज वास्को डी गामा। तो आप लिख सकते हैं हु केम टू इंडिया, जो भारत में आया था। अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ी है, ए के बदले में हम लोग यहाँ पर द करेंगे। ए के बदले में क्या करना पड़ेगा, द करना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। इसलिए कि फर्स्ट यहाँ पर है, फर्स्ट, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ जो भी होता है, इनको ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। 1, 2, 3, 4 को कार्डिनल नंबर कहा जाता है, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। वही रूल काम कर रहे हैं यहाँ पर, जहां भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ ऐसे रहे, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग अवश्य करेंगे, इसलिए कि ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The teacher prevented, the teacher prevented, the teacher prevented a part, the boys prevented the boys, B part, to go there, to go there, C part, no error, D part। देखिए एसएससी के एग्जाम में, एसएससी, सीपीओ, ये सब स्टेनोग्राफर के एग्जाम में जनरली आता है क्या, कि कुछ एरर ऐसे होते हैं जो तुरंत मिल जाता है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते कि वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि प्रिवेंट है, तो प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन, अगर जरूरत है प्रीपोजिशन लगाने के लिए, तो प्रिवेंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम लोग फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे। प्रिवेंट के साथ किसका प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है, लेकिन केवल फ्रॉम से ही काम नहीं चलेगा। पहले इसको आप समझिए,
द टीचर प्रिवेंटेड, टीचर के बाद प्रिवेंटेड तो V2 है, तो सब्जेक्ट के बाद V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, बिल्कुल सही आपका है। द टीचर प्रिवेंटेड पास्ट इंडेफिनिट में बिल्कुल सही है। द बॉयज लड़कों को रोके या मना किए, शिक्षक लड़कों को मना किए। अब देखिए अगर आप फ्रॉम नहीं लगाते हैं तब हिंदी कीजिए, टू गो देयर। टू का प्रयोग जो होता है 2 + V1, 2 के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, तो 2 के बाद यहाँ V1 तो बिल्कुल आपका सही है, 2 + V1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन 2 का प्रयोग हमेशा उद्देश्य बताने के लिए किया जाता है, जान लीजिए 2 का प्रयोग हमेशा कहाँ किया जाता है, उद्देश्य बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड, मैं वहां जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं राम की मदद करना चाहता हूँ, तो मैं राम की मदद करना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, राम की मदद करना। मैं एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर। तो 2 + V1 का प्रयोग हमेशा उद्देश्य बताने के लिए किया जाता है। इसका हिंदी होगा कि टीचर लड़कों को मना किया टू गो देयर, वहां जाने के लिए। 2 का मतलब क्या होता है, के लिए, तो टीचर वहां जाने के लिए लड़कों को मना किया, गौर समझना है। तो वहां जाने के लिए मना किया कि वहां जाने से मना किया, टीचर वहां जाने से मना किया। यहाँ पर से की आवश्यकता है, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आएगा, केवल फ्रॉम से काम नहीं चलेगा। तो फ्रॉम के बाद जब फ्रॉम आ गया तो फ्रॉम क्या होता है, प्रीपोजिशन, और इसके बाद क्या होता है, बिफोर। तो गो को भी क्या करना पड़ेगा, गोइंग करना पड़ेगा, तब साउंड सही होगा, फ्रॉम गोइंग। इसलिए कि प्रीपोजिशन अगर रहेगा और प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब है कहीं भी, तो प्रीपोजिशन प्लस बिफोर का प्रयोग किया जाता है 2 को छोड़कर, क्योंकि 2 क्या होता है, 2 अपवाद होता है। मगर 2 के बाद भी कभी कभी बिफोर का प्रयोग किया जाता है, वो अपवाद में होता है। वो आगे क्वेश्चन मिलेगा उसमें मैं बताऊंगा कि 2 के बाद बिफोर का प्रयोग कब किया जाता है। तो अभी के एग्जाम्स में आपको थोड़ा सा थॉरली पढ़ना जरूरी है, तभी आपका ट्रिक काम करेगा। जब सब कुछ याद रहेगा तो फटाफट आप बनाते जाइएगा कि कहाँ क्या होगा, कहाँ क्या नहीं होगा। और सिर्फ सोचने का तरीका डेवलप करना है आपको, कैसे क्वेश्चन पर सोचे ताकि कम समय में हमारा आंसर आ जाए। बोर्ड देता है, जैसे CGL टाइप 2 का एग्जाम आप लोग देंगे तो उसमें 200 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, आपके पास 120 मिनट है। इसका मतलब बोर्ड ये चेक करना चाह रहा है कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं, नॉलेज प्लस सोचने का स्मार्ट तरीका आपके पास है कि नहीं। हार्ड वर्क तो करना ही है, मगर हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है स्मार्ट वर्क। आप कैसे सोचने का, कैसे आप क्वेश्चन पर सोचते हैं, कैसे आप आंसर जल्दी निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन पर आपका आधा मिनट से भी कम समय हुआ, तो आधा मिनट से कम में भी आपको बना लेना है। तो आखिर कैसे बनाइएगा, उसके लिए सोचने का तरीका आपका डेवलप होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, ये तो समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4, द बुक, कॉमा, being written in simple language, comma, is suitable for children। बी पार्ट हो गया, फॉर चिल्ड्रेन एज इट कंटेन्स many good advices, सी पार्ट, नो एरर डी पार्ट। डी पार्ट
अब देखिए इस सेंटेंस को हम लोग को समझना है, आंसर तो मिल जाएगा तुरंत, मगर सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस कैसे लिखा है। यहाँ पर कॉमा का प्रयोग है, यहाँ पर कॉमा का प्रयोग है, कॉमा के बाद बीइंग रिटेन इन सिंपल लैंग्वेज लिखा हुआ है, उसके बाद इज सुटेबल फॉर। तो जैसा कि हम लोग अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हमारे एक सेंटेंस का निर्माण इसी से होता है, लेकिन इसमें द बुक सब्जेक्ट तो है, तो द बुक के बाद बीइंग, यहाँ पर कॉमा दे दिया, तो कॉमा का प्रयोग कब होता है? जब हमारा सेंटेंस में अर्ध विराम होता है, जब कहीं हम लोग रुकते हैं तो कॉमा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बुक के बाद भी कॉमा का प्रयोग कर, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं दिया है। बीइंग है तो कॉमा के बाद है, ये तो यहाँ पर मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है। तो आखिर ऐसा लैंग्वेज जो है आजकल पेपर में खूब लिखा जा रहा है, और इस चीज को समझना जरूरी है कि कैसे लिखा है। अब देखिए यहाँ भी कॉमा है, कॉमा के बाद आपका इज है, तो ये तो वर्ब है, तो इसके पहले कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, इज के लिए कोई सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कॉमा का रूल क्या है, कॉमा का रूल समझ लीजिए। जब हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं और सेंटेंस लिखते समय सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर हम लोग को कोई कंजंक्शन देना हो, या फिर फ्रेज देना हो, या फिर रिलेटिव क्लॉज देना हो, तो वहां पर उस चीज को हम लोग कॉमा के बीच में लिखते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस समझिए, द बॉय कॉमा इन लंदन, द बॉय कॉमा इन लंदन, फिर कॉमा देंगे, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। अब देखिए द बॉय के बाद कॉमा दिए, यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, फिर यहाँ कॉमा दिया। तो जब सेंटेंस कंटिन्यू लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद तुरंत अगर कोई फ्रेज देना हो, कोई कंजंक्शन देना हो, तो उसको बीच में हम लोग कॉमा के बीच में लिखते हैं। अगर इस चीज को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो सेंटेंस के मीनिंग पर भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं सेंटेंस से बाहर, इसको आप यहाँ भेज दीजिए, सेंटेंस के मीनिंग पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे द बॉय इज माई फ्रेंड, अब यहाँ पर भेजिए तो हु लिव्स इन लंदन, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर द बॉय के बाद इज जो है, इज के लिए सब्जेक्ट कौन हो गया? द बॉय हो गया। द बॉय इज, अगर यहाँ से यहाँ तक आप सेंटेंस को बाहर निकाल दीजिएगा, लास्ट में लिखिएगा, तो भी सेंटेंस के मीनिंग पर अंतर नहीं पड़ेगा, क्लियर। देखिए आप पढ़ते हैं लोग, द बॉय इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन, सॉरी द बुक इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन, यह किताब बच्चों के लिए उपयुक्त है, एज, क्योंकि। देखिए एज यहाँ पर किसका काम करने लगा? कंजंक्शन का काम करने लगा। इट कंटेन्स मेनी गुड एडवाइटेज, देखिए इट क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो कॉमन एयर बनाते समय नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जहां भी मिले उन चीजों को हम लोग को गौर करते चलना है और बनाते चलना है, खोजते चलना है किसके लिए आया। तो इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन यहाँ तक सही है, एज कंजंक्शन का काम कर रहा है, यहाँ इसका मतलब हो गया क्योंकि इट, अब इट प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन किसी ना किसी नाउन के बदले में आएगा। तब हम लोग को सोचना है बनाते समय कि इट किसके बदले में आया है, इट के लिए नाउन कौन है? तो इट के लिए नाउन कौन है? इट के लिए हमारा नाउन है द बुक, ये द बुक के बदले में इट आया है। इट कंटेन्स, तो इट सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ है, ये भी हमारा सही है। अच्छा मेनी है, तो मेनी के बाद क्या होता है? मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या है? यहाँ पर एडवाइसेस है, तो एडवाइस चूंकि काउंटेबल नाउन नहीं होता है, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इसमें से एस को जब हम हटा देंगे तब हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। मेनी गुड एडवाइस, एडवाइसेस में से यहाँ जो एस लिखा हुआ था इसको हम लोग क्या कर देंगे? हटा देंगे, तो हमारा सेंटेंस सही जो गड़बड़ी यहाँ पर है। अब देखिए ये चीज समझना है, बीइंग रिटेन, बीइंग, तो बीइंग का मतलब बहुत होता है। बीइंग तो जनरली बी का बिफोर होता है, जेरेंडियल नाउन का काम करने लगता है, लेकिन यहाँ पर बीइंग का मतलब होगा होने के नाते, जान लीजिए होने के नाते। ये पेपर में आजकल बहुत ज्यादा लिखा जा रहा है। अब देखिए बीइंग रिटेन इन सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा में लिखे जाने के नाते या साधारण भाषा में लिखने के चलते द बुक इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन, यह किताब बच्चों के लिए उपयुक्त है। तो बीइंग का मतलब समझ गए, बीइंग का मतलब क्या होता है? होने के चलते या होने के नाते, क्लियर। तो यहाँ देखने में मतलब गड़बड़ी यहीं पर है, मगर गड़बड़ी यहाँ पर नहीं है, इस चीज को समझना है। इसको मिटाता हूं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। 5 क्या कहता है हमारा, यू आर द मैन, यू आर द मैन ए पार्ट who have B part spoiled it, C part no error, D part। अब देखिए एरर कैसे बनाएंगे। यू आर द मैन, आप वही आदमी हैं। यू आर द मैन का हम देखिए द मैन, मैन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो गया। आर्टिकल द को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो जब डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं तो ये कोई खास व्यक्ति के बारे में चर्चा होने लगा। यू के बाद आप लगेगा ही यू आर द मैन, इसका मतलब होगा आप वही व्यक्ति हैं जो हु है। अब देखिए हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम करने लगा। किसका? रिलेटिव प्रोनाउन का काम। इसका मतलब क्या हो गया? जो। तो हु तो का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, हु तो सही है, इसलिए किसका प्रयोग मैन के लिए होगा, ये सही है आपका। और हु के बाद हैव है, तो हैव के लिए तो प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हु के साथ हैज भी लगेगा, हु के साथ हैव भी लगेगा। हु के साथ हम लोग हैज भी लगाते हैं। तो हु के साथ हैज कब लगाएंगे, हु के साथ हैव कब लगाएंगे, मतलब हु के साथ सिंगुलर कब होगा, हु के साथ प्लूरल कब होगा। तो जब इसका एंटीसीडेंट सिंगुलर होगा, जब इसका हु का एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। तो जब ये सिंगुलर होगा तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और जब ये प्लूरल होगा तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो मैन में यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हु के साथ हाइड सही होगा, हाइड हमारा गलत हो जाएगा। अगर मैन के बदले में मेन रहता, यू आर द मेन, तब यहाँ पर हु के बाद हाइड सही हो जाता। तो हैज या हैव हो, इसके बाद हमारा V3 चाहिए। अब देखिए V3 स्क्वायर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है, इस पार्ट में यहाँ तो सही है। स्क्वायर्ड इट आपने इसे बर्बाद किया है। तो यू आर द मैन, आप वही व्यक्ति हैं हु हैव स्क्वायर्ड इट, जिसने इसे बर्बाद किया है। ये सेंटेंस में आपका हु के साथ यहाँ पर हैज लगा देंगे, इसलिए कि इसका एंटीसीडेंट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के चलते हैज का प्रयोग यहाँ पर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन नंबर 6। एवरी डे न्यू इन्वेंशंस आर मेड, न्यू इन्वेंशंस आर मेड, न्यू इन्वेंशंस आर मेड। यहाँ पर ए पार्ट है, ये पार्ट हमारा है आर मेड। बी पार्ट हो गया फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। सी नो एरर, ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब देखिए कैसे बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब खोजेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या क्या खोजेंगे? वर्ब खोजेंगे। कहता है क्वेश्चन में मेक है, मेड नहीं था, क्वेश्चन में आपका मेड है। तो एवरी डे, प्रत्येक दिन, न्यू इन्वेंशंस आर मेड। न्यू इन्वेंशंस में आपका सब्जेक्ट हो गया न्यू इन्वेंशंस। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आपका आर बिल्कुल प्लूरल सही है। अब देखिए एम इज आर के बाद ये V1, एम इज आर वाज वेयर के बाद V1 कभी भी नहीं होता है, याद कर लीजिए। एम इज आर वाज वेयर के बाद V1 कभी भी नहीं होता है। इसके बाद या तो एम इज आर के बाद या तो V3 होगा या V4 होगा, या तो मेड होगा या फिर क्या होगा? मेकिंग होगा, मेकिंग।
एम इज आर के बाद या तो V3 होगा या V4 होगा, लेकिन जब V3 होगा तो सेंटेंस पैसिव में जाएगा, जब V4 होगा तो सेंटेंस एक्टिव में जाएगा। तो अब वहां पर वॉइस जरूर काम करने लगता है। अगर आप मेकिंग करते हैं, मेकिंग, तो मेकिंग का मतलब हो गया कि नया इन्वेंशन कर रहा है, इन्वेंशन ही कर रहा है। तो न इन्वेंशन खुद करता है कि इन्वेंशन किया जाता है, खोज को किया जाता है। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, ए लेटर इज राइटिंग और ए लेटर इज रिटेन। ए लेटर इज राइटिंग और दूसरा सेंटेंस अ लेटर इज रिटेन। ये सही है, ये गलत है। देखिए स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सही है, इसका भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसे में बिल्कुल सही है। तो आजकल इसी तरह का क्वेश्चन आपको आ रहा है, लाइन में मिलेगा, सेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, सेंस बेस्ड। अब यहाँ पर बाई राम, बाई श्याम, बाई मोहन कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं देगा आपको, इस चीज को समझना है। तो ए लेटर इज राइटिंग का मतलब हो गया एक पत्र लिख रहा है, और ए लेटर इज रिटेन का मतलब हो गया एक पत्र लिखा जाता है। तो पत्र लिख रहा है, पत्र कोई व्यक्ति तो है नहीं कि खुद लिखते, ये सेंस बेस्ड हो गया। ये तो खुद समझने की बात है कि पत्र पत्र को लिखा जाता है, न कि पत्र खुद लिखता है। तो ये उसी तरह से यहाँ पर इन्वेंशन करता नहीं है, इन्वेंशन किया जाता है। मेड वाला हमारा सही होगा। एवरी डे न्यू इन्वेंशंस आर मेड, प्रत्येक दिन नया खोज किया जाता है। फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के अच्छाई के लिए, मानवता के अच्छाई के लिए प्रत्येक दिन क्या किया जाता है, नए इन्वेंशंस किया जाता है। यहाँ पर मेड को क्या कर देंगे, मेड कर देंगे। आई मीजार के बाद V1 जहां मिले, वाज वेयर के बाद V1 जहां मिले, वहां पर बिल्कुल गलत कर देना है, या तो V4 होगा या V3 होगा। मगर वो सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग have aesthetics अपील। सी पार्ट हो गया, नो एरर डी पार्ट। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे सोचना है, कैसे बनाना है। इसमें हमारा एक यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है। तो हैव के लिए हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, हैव के बाद V3 का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, अब देखिए ऑल वर्क्स एक नाउन हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, ये भी हमारा नाउन हो गया। तो हमारा रूल कहता है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इस वर्ब का प्रयोग फर्स्ट नाउन के अनुसार होता है। ये तो आप बढ़िया से एकदम रट लेना है। जहां भी मिले नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, केवल बीच में कंजंक्शन नहीं आना चाहिए, तो वर्ब हमारा प्रथम नाउन के फर्स्ट नाउन के अनुसार होता है। ऑल वर्क्स यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए हैव यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देखिए हैव के बाद या तो V3 आएगा, या नाउन आएगा, या एडजेक्टिव आएगा, यही आएगा। तो हैव के बाद वर्ब तो है नहीं, हैव के बाद ये क्या है, आपका नाउन है। एस्थेटिक्स क्या होता है, नाउन होता है। अपील भी यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर गड़बड़ी क्या है कि दो नाउन का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। अगर दो नाउन का प्रयोग एक साथ होगा तो बीच में एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी की कोई जरूरत नहीं है। एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कब होता है, जनरली जब फर्स्ट नाउन में फर्स्ट वाला नाउन क्या होता है, व्यक्ति होता है। जैसे राम की पुस्तक, राम्स बुक, मोहन की कलमें, मोहन पेन्स, ऐसे होता है।
तो इसको हम लोग एस्थेटिक्स को एडजेक्टिव बना देंगे। यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत है। एडजेक्टिव कैसे बनाइएगा? एस्थेटिक्स में से एस को जब आप हटा दीजिएगा, यहाँ से एस जब हट जाएगा तो एस्थेटिक हो जाएगा एडजेक्टिव। तो हमारे सेंटेंस में नाउन जहां भी लिखते हैं तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। दो नाउन का प्रयोग एक साथ कभी भी नहीं होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपका 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 था और 8। आई एंड my wife, I and my wife were declared the best couple at the party सिफत नोयर जी पार्ट। चलिए इसको बनाते हैं। सोचने का तरीका मैंने बोला है, सोचने का तरीका डेवलप करना है। कैसे सोचना है? क्वेश्चन पर गौर करना है। पार्ट वाज पार्ट, जैसे ए पार्ट में दिया है तो ए पार्ट में दिया है कि एंड माई वाइफ, मैं और मेरी पत्नी, वेयर। अब देखिए वेयर आ गया, वर्ब आ गया, तो वर्ब है तो वर्ब के लिए हमारा क्या चाहिए? वर्ब के लिए प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, प्लूरल नाउन चाहिए। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन हमारा आई एंड माई वाइफ है, ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर वर्ब तो ठीक है, वाज वर्ब के बाद भी3, यानी कि सेंटेंस किसमें चला गया? सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में चला गया। तो पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? जिसमें सब्जेक्ट पर ही कोई घटना घटित हो। सब्जेक्ट जैसे कि राम को पीटा जाता है, राम पीटता है, तो राम पीटता है एक्टिव हो गया। एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट सक्रिय होता है, सब्जेक्ट कोई काम करता है। और पैसिव वॉइस उसको कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट पर ही कोई घटना घटता है। तो राम पीटता है, राम एक्टिव हो गया यहाँ पर, चूंकि राम दूसरे को पीटता है, राम को पीटा जाता है, इसका मतलब कि राम को दूसरे के द्वारा पीटा जाता है। तो राम इसमें क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया, पैसिव हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर ये तो सही है, डिक्लेयर्ड, आई एंड माई वाइफ वी आर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल। अब देखिए द है तो द का प्रयोग गौर करना है। द का प्रयोग कब होता है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। यहाँ पर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ये तो बिल्कुल सही है। द बेस्ट कपल एट द पार्टी, पार्टी के पहले एट का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए गड़बड़ी यहाँ पर है, क्योंकि प्रोनाउन का रूल है कि जब एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों जब पर्सन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है कहीं भी, तो 2, 3, 1 यानी कि पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तो सेकेंड पर्सन इसमें है ही नहीं, केवल थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है। तो हम लोग कर देंगे माई वाइफ एंड आई, ये आपका सही हो जाएगा। माई वाइफ एंड आई वर, माई वाइफ एंड आई वर। इसलिए जब पर्सन एक साथ रहेगा तो पहले थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अगर सेकेंड पर्सन रहता तो यहाँ पर क्या लिखते? यू लिखते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वर का प्रयोग हो गया, इसके पहले तो आई है तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। लेकिन आई यहाँ पर सिंगल नहीं है, अकेले सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, आई एंड से जुड़ा हुआ है। आई क्या है? एंड से माई वाइफ के साथ है, जुड़ा हुआ है। तो रूल है कि एंड से जब दो नाउन को जोड़ते हैं, सिंगुलर जब दो सिंगुलर नाउन को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? प्लूरल का काम करने लगता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आई के साथ वेयर सही है। तो माई वाइफ एंड आई वेयर डिक्लेयर्ड, मेरी पत्नी और मुझको, देखिए पैसे में कैसे घटना घटेगा, मेरी पत्नी और मुझको घोषित किया गया द बेस्ट कपल एट द पार्टी, पार्टी में बेस्ट कपल घोषित किया गया। क्लियर? चलिए मैं इसको मिटाता हूं। कॉमन एरर शीट बनाने का तरीका डेवलप करना है आप लोग को। कैसे सोचना है? जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा सोचने का तरीका डेवलप कीजिए। ग्रामर के चैप्टर को बार बार रिवीजन कीजिए, सोचने का तरीका डेवलप कीजिए।
टोटल चीज आपका खुद बनने लगेगा। हैज आ गया तो हैज के बाद क्या क्या आता है, हैव हो गया तो हैव के बाद क्या क्या आता है। ये हर चीज को आपको गौर करते हुए कॉमन एयर बनाना है और कुछ इसमें करना ही नहीं है। और बाद बाकी के लिए ऑफलाइन क्लास ग्रामर का मेरे यहाँ होता है, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। पीओ का क्लास होता है, कैसे कॉमन एयर, उसका वीडियो भी मैं बनाकर दूंगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का क्लास होता है, डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों होता है। आपका अभी सीजीएल का होगा, उसके बाद सीएचएसएल का होगा, उसके बाद एमटीएस का होगा, बैंक पीओ का होगा। हर चीज का क्लास मेरे यहाँ होता है। आप जहां जरूरत पड़े आप कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द ऑथर सेड during the press conference, during the press conference, ये पार्ट हो गया, that there were two further volumes to be published। सी पार्ट हो गया, नो एरर। डी पार्ट हो गया। अब देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं कैसे सोचें, क्वेश्चन पर सोचना कैसे है। सब्जेक्ट इसमें कौन है, द ऑथर है। ऑथर के बाद सेड V2 हो गया, यानी कि फर्स्ट क्रिया हमारा पास्ट में हो गई। तो द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑथर ने कहा दैट। देखिए यहाँ पर दैट आ गया, तो अब दैट पर सोचना है कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है कि दैट कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो दैट के बाद जब दैट के तुरंत बाद जब कोई सेंटेंस आता है तो दैट कंजंक्शन का काम करता है, और दैट के तुरंत बाद जब वर्ब आता है तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। तो दैट जब कंजंक्शन का काम करता है तो इसकी हिंदी होता है कि। अब देखिए दैट के बाद देयर वर, ये तो सेंटेंस का निर्माण होने लगा ना। दैट के बाद सेंटेंस का निर्माण होने लगा, क्योंकि देयर आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जब सेंटेंस हो गया इसका मतलब दैट कंजंक्शन का काम करने लगा। तो ये फर्स्ट क्रिया पास्ट में है तो सेकंड क्रिया भी हमारा पास्ट में जाएगा ही जाएगा। तो देयर के साथ वर यहाँ पर पास्ट में, तो ये भी V2 है, ये आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक चीज और गौर करना है कि देयर के साथ इज भी लगता है, देयर के साथ आर भी लगता है। मतलब देयर के साथ आप सिंगुलर वर्ब भी लगता है और प्लूरल दोनों लगता है। तो आप देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ प्लूरल वर्ब है तो ये इसका ऑब्जेक्ट प्लूरल है कि नहीं। देयर के बाद सिंगुलर या प्लूरल होगा। जनरली हम लोग का सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन देयर क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार देयर के बाद इज या आर वाज या वेयर का प्रयोग होगा। तो देयर वर टू फर्दर वॉल्यूम्स। अब देखिए वॉल्यूम्स यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर वर्ब भी हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए टू आ गया, टू के बाद फर्दर वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स तो नाम है। टू क्या होता है, 1 2 3 4 को डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहा जाता है। 1 2 3 4 को क्या कहा जाता है, डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 के बाद तुरंत क्या आएगा, 2 पेन्स, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 बुक्स, ऐसे होगा। तो यहाँ पर गड़बड़ी आपका है, पहले इसको करना पड़ेगा देयर वर फर्दर को करेंगे फर्दर टू, ये सही होगा, फर्दर टू वॉल्यूम्स, तब हो जाएगा टू बी पब्लिश। ये फर्दर नहीं होगा, इसलिए ये फर्दर का मतलब होता है दूर, और फर्दर का मतलब होता है आगे। फर्दर का मतलब होता है दूर और फर्दर का मतलब होता है आगे, ठीक है। तो ऑथर सेड कहा, ऑथर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देयर वेयर फर्दर 2 वॉल्यूम्स, आगे 2 वॉल्यूम्स को टू बी पब्लिश किया जाना था, 2 वॉल्यूम आगे पब्लिश किया जाना था। अब देखिए 2 के बाद बी है, तो बी के बाद अगर वर्ब है तो V3 होगा। 2 के बाद बी के बाद जहां भी अगर वर्ब है तो क्या होगा, V3 होगा, और सेंटेंस वहां पर कहाँ चला जाएगा, पैसिव में चला जाएगा।
तो 2 आगे वॉल्यूम्स को पब्लिश किया जाना था, तो कोई भी चीज वॉल्यूम खुद पब्लिश होता है कि पब्लिश किया जाता है, पब्लिश इसको किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा पैसिव वॉइस की आवश्यकता है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा नेक्स्ट 10 कॉमन एरर, और ये आने वाले एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी आप CGL, CPO, बैंक, SSC जो भी एग्जाम आप देते हैं, ये सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सब्सक्राइब करने से फायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। और कॉमन एरर हो गया, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स का मैं दूंगा, उसके बाद क्लोज चेंज दूंगा, सेंटेंस अरेंजमेंट दूंगा, और सब में सोचने का तरीका को डेवलप करना है। आप जितना जानते हैं वो सफिशिएंट है। ग्रामर रिवीजन बार बार करते रहना है। ओके।